नमस्कार। हिंदी साहित्य के अंतर्गत आज हम बात करेंगे रीतिकाल की। रीतिकाल जो हिंदी साहित्य के इतिहास का तीसरा भाग माना जाता है। पहला है आदिकाल, उसके बाद भक्तिकाल और तीसरे नंबर पर आता है रीतिकाल, जिसकी समय सीमा है संवत 1700 से 1900 तक, अर्थात संवत 1700 से लेकर के 1900 तक का जो समय है हिंदी साहित्य में रीतिकाल के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करते हैं कि रीतिकाल में कौन से प्रश्न है जो हमें करने हैं। सबसे पहले जो आता है वो है रीतिकाल का में रीति शब्द का अर्थ। रीति का अर्थ, उसके बाद हम बात करते हैं रीतिकाल की काव्य धारा। फिर हम बात करते हैं रीतिकाल के प्रवर्तक। फिर हम बात कर सकते हैं लक्षण ग्रंथ परंपरा। फिर हम बात करते हैं श्रृंगारेतर काव्यधारा। श्रृंगारेतर काव्यधाराओं से अभिप्राय है कि रीतिकाल जो श्रृंगार काल के नाम से जाना जाता है, उसमें श्रृंगार के अतिरिक्त और कौन सी काव्यधाराएं हैं, तो श्रृंगारेतर काव्यधारा। इसके अलावा रीतिकाल का नामकरण और रीतिकाल की सामान्य विशेषता। ये प्रश्न है मुख्य जो हम रीतिकाल में कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो प्रश्न है वो है रीति शब्द का अर्थ। रीति शब्द, जैसा कि हमने पढ़ा रीति संप्रदाय के अंतर्गत, कि रीति शब्द का अर्थ जो है वामन ने पथ, मार्ग, विधि, गति इस अर्थ में दिया और उनके अनुसार काव्य को लिखने की एक पद्धति विशेष, एक तरीका, एक ढंग जो है वो रीति है। तो रीति को काव्य की आत्मा के रूप में स्थापित करते हुए आचार्य वामन ने रीति शब्द दिया और रीति को स्थापित किया। परंतु जब हम रीतिकाल की बात करते हैं तो रीतिकाल में रीति शब्द का अर्थ वामन के इस शास्त्रीय अर्थ से बिल्कुल भिन्न है। अर्थात रीतिकाल में रीति शब्द का अर्थ मार्ग, पथ, विधि, गति से नहीं है। तो फिर क्या है? रीतिकाल में रीति शब्द का अर्थ है काव्य के अंगों का निरूपण। काव्य के अंगों का निरूपण अर्थात काव्य के जो अंग हैं, छंद है, अलंकार है, रस है, नायिका भेद है, आदि चीजें या आदि जो तत्व हैं काव्य के, जिन ग्रंथों में दिए गए हैं वो ग्रंथ जो है वो रीति रूपक ग्रंथ हैं। और रीतिकाल का नामकरण भी इन्हीं के आधार पर है। अर्थात रीतिकाल में रीति शब्द का अर्थ है काव्यांग निरूपण, काव्य के अंगों का निरूपण करना। इस तरह से रीति शब्द का अर्थ हुआ काव्य के अंगों का निरूपण। अब हम बात करते हैं रीतिकाल की काव्य धाराएं। तो रीतिकाल में कौन कौन सी काव्य धाराएं हैं? इन काव्य धाराओं को बांटने का या इन काव्य धाराओं को काव्य धारा के रूप में स्थापित करने का जो काम है वो भी इसी के आधार पर हुआ, काव्यांग निरूपण के आधार पर। आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल में दो धाराएं बताई, रीति बद्ध और रीति मुक्त। आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल में दो धाराएं बताई, रीति बद्ध और रीति मुक्त। उनके अनुसार रीतिबद्ध कवि कौन? रीतिबद्ध कवि वे हैं जिन्होंने लक्षण ग्रंथ लिखे। अब ये लक्षण ग्रंथ क्या हैं? लक्षण ग्रंथ हैं काव्य के अंगों का निरूपण करने वाले ग्रंथ कहलाते हैं लक्षण ग्रंथ या काव्य शास्त्रीय ग्रंथ या रीति ग्रंथ। तो आचार्य शुक्ल के अनुसार ऐसे कवि रीतिकाल के जिन्होंने लक्षण ग्रंथ लिखे और फिर उसी के आधार पर काव्य रचना की, वे रीतिबद्ध कवि हैं। अर्थात ऐसी काव्य धारा जो है वो रीतिबद्ध कवियों की धारा है। जैसे देखेंगे रीतिबद्ध का अर्थ क्या है? ऐसे कवि
जिन्होंने लक्षण ग्रंथ लिखे और फिर उसी के आधार पर काव्य रचना की, ऐसे कवि जो है वो रीतिबद्ध कवि हैं। इसके साथ आचार्य शुक्ल ने एक बात और कही, उनके अनुसार ऐसे कवि जिन्होंने लक्षण ग्रंथ तो नहीं लिखे परंतु उनके आधार पर काव्य रचना की, ऐसे कवि भी रीतिबद्ध ही हैं। ऐसे कवि भी रीतिबद्ध ही हैं। अब उदाहरण से हम समझ सकते हैं। केशवदास ने रसिक प्रिया, कवि प्रिया, छंदमाला जैसे ग्रंथ लिखे हैं जो रीतिबद्ध ग्रंथ हैं, जिनमें काव्य के अंगों का निरूपण किया गया है। और फिर उन्होंने रामचंद्रिका जैसा ग्रंथ भी लिखा है जो लक्ष्य ग्रंथ है, जिसमें काव्यांग निरूपण नहीं है अपितु इन काव्य के अंगों का ध्यान रख करके ग्रंथ लिखा गया है। तो इस तरह से केशवदास हुए रीतिबद्ध कवि। केशवदास हुए रीतिबद्ध कवि क्योंकि उन्होंने क्या किया है, लक्षण ग्रंथ लिखे हैं प्लस कविता लिखी है। फिर दूसरी बात जो हमने कही थी कि आचार्य शुक्ल ने कहा है ऐसे कवि जिन्होंने लक्षण ग्रंथ तो नहीं लिखे परंतु उनके आधार पर काव्य रचना की है, वे भी रीतिबद्ध हैं। जैसे बिहारी ने एक मात्र ग्रंथ लिखा है, बिहारी सतसई, जो कि एक लक्ष्य ग्रंथ है। नियमों के आधार पर लिखा गया ग्रंथ तो है परंतु इन्होंने कोई लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा। इस तरह से उनके अनुसार, किनके अनुसार, शुक्ल जी के अनुसार बिहारी भी रीतिबद्ध कवि ही है। फिर रीतिमुक्त कवि, ऐसे कवि जिन्होंने न तो लक्षण ग्रंथ लिखे हैं और ना ही उनके आधार पर काव्य रचना की है, ऐसे कवि हैं रीतिमुक्त कवि। जैसे घनानंद, ऐसे कवि जिन्होंने न तो लक्षण ग्रंथ लिखे हैं और ना ही उनके आधार पर काव्य रचना की है। तो इस तरह से आचार्य शुक्ल ने दो भेद किए हैं, एक तो है रीतिबद्ध और दूसरा है रीतिमुक्त। रीतिबद्ध कवि वे जिन्होंने लक्षण ग्रंथ लिखे और फिर उनके आधार पर काव्य रचना की, और ऐसे कवि जिन्होंने लक्षण ग्रंथ तो नहीं लिखे लेकिन उसके आधार पर काव्य रचना की है, वो भी रीतिबद्ध हैं। दूसरे हैं रीतिमुक्त, जिन्होंने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा और ना ही उन नियमों को ध्यान में रखकर के ग्रंथ लिखा है, वे कवि जो है वो रीतिमुक्त हैं। तो केशव जो है, देव, मतीराम, उनके अनुसार सारे रीतिबद्ध हैं। घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर जो हैं वो रीतिमुक्त कवि हैं। फिर एक धारा और हम बात करते हैं रीति सिद्ध की। तो आचार्य विश्वनाथ हुए हैं। आचार्य विश्वनाथ ने 3 काव्य धाराएं बताई हैं, रीतिबद्ध, रीतिमुक्त और रीति सिद्ध। रीतिबद्ध, रीतिमुक्त और रीति सिद्ध। इनके अनुसार वही जिन्होंने लक्षण ग्रंथ लिखे और फिर उसके आधार पर कविता की, वो तो है रीतिबद्ध, जैसे केशव, मतीराम, देव, भूषण आदि। ऐसे कवि जिन्होंने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखे और ना ही उनके आधार पर कविता लिखी, वो है रीतिमुक्त, जैसे घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर आदि। फिर रीति सिद्ध, ऐसे कवि जिन्होंने न तो लक्षण ग्रंथ लिखे हैं और ना ही उनके आधार पर कविता लिखी, जिन्होंने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखे लेकिन उनके आधार पर कविता जरूर लिखी है, ऐसे कवि हैं रीति सिद्ध, जैसे कि बिहारी। तो इस तरह से विश्वनाथ ने 3 काव्य धाराएं बताई हैं और शुक्ल ने 2 ही बताई हैं। आज जो हम हिंदी साहित्य में वर्गीकरण करते हैं वो विश्वनाथ के आधार पर करते हैं और रीति काल में 3 काव्य धाराएं बताते हैं, रीतिबद्ध, रीतिमुक्त और रीति सिद्ध। तो जब हम विशेषताएं करेंगे तो रीतिबद्ध की अलग, रीतिमुक्त की अलग और रीति सिद्ध की अलग। इस तरह से ये 3 प्रश्न भी बन जाते हैं और 3 धाराएं जो है वो अपने आप में अलग है। तो विश्वनाथ का ही हमें करना है और विश्वनाथ जी के अनुसार ही हमें काव्य धाराएं देखनी है। नमस्कार।